हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 44 जो आपकी 15 अक्टूबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम नाजिज्म और राइज ऑफ हिटलर 2 का पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वर्कशीट में किया 43 में, सेकेंड पार्ट हम 44 के अंदर कर रहे हैं। देखो फर्स्ट जो 43 वर्कशीट थी उसके अंदर हमने देखा जर्मनी ने कुछ ऑस्ट्रियाई शक्तियों के साथ मिलके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो लड़ा। उसके बाद में वो जो मित्र राज्य थे जैसे अमेरिका वगैरह, जो फ्रेंड्स की जो बात थी उनसे हार गए। हारने के बाद में वर्साई की संधि हुई और उस वर्साई की संधि में बहुत सारी जो बुरी तरह की शर्तें थी, कूटनीतिक या जटिल शर्तें थी या जटिल चीजें जो थी वो जर्मनी के ऊपर थोप दी गई। इस दौरान जर्मनी के जो राजा थे उन्होंने अपना पद त्याग दिया, तो लोगों ने एक वाइमर रिपब्लिक नाम की सरकार बनाई जो एक लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। अब इस सब के बाद में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी का जो पॉलिटिकल सेक्टर है या इकोनॉमिकल सेक्टर है उसके अंदर क्या कुछ देखने को हमें मिला। जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखिए द इन्फेंट वाइबर रिपब्लिक, नवजाति था। इन्फेंट का मतलब जो नवजात होते हैं, अभी अभी जो बना था वाइमर रिपब्लिक, बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर। वो जो पहले का बुरा जो राज्य था, पुराना जो राज्य था, पुराने राजा की जो बुरे काम किए गए थे उसका भुगतान कौन कर रही थी, जो वाइमर रिपब्लिक है वो। दे कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन एज एंड वाज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन। अब उस वर्साई की संधि के बाद में उनकी इतनी जो है वो बेइज्जती हो चुकी थी, अपमान उनका हो चुका था नेशनल मतलब लेवल के ऊपर, और वार की जो गिल्ट थी, अपराध बोध था उनके अंदर कि हमने युद्ध क्यों किया, और दूसरा उसके अलावा उनको कंपनसेशन भी देना पड़ रहा था, हर्जाना भी भरना पड़ रहा था। ठीक है, सपोर्टर्स जो थे वाइमर रिपब्लिक के आर मोकिंगली कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। जो सपोर्टर्स थे वाइमर रिपब्लिक के उनको खुलेआम लोग जो है वो नवंबर क्रिमिनल्स यानी कि नवंबर के अपराधी कह के उनका मजाक उड़ाने लगे। दिस माइंडसेट हैड मेजर इंपैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930s। तो अर्ली 1930s जो थे उसके अंदर जो जितने भी पॉलिटिकल चेंजेस आए वो इसी के कारण आए थे कि लोग उनको नवंबर क्रिमिनल जो कहकर बुलाया करते थे। ठीक है, नाउ द सोल्जर्स वर गिवन मोर इंपॉर्टेंस। सोल्जर यानी कि जो सिपाही थे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी नॉर्मल सिटीजन, आम आदमियों के आम नागरिकों के विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक लेड स्ट्रेस टू नीड द मैन टू बी एग्रेसिव। मैन जो है वो इंसान आदमी जो है वो अग्रेसिव होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए, गुस्से वाला, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए और मस्कुलिन होना चाहिए। ठीक है, मर्दाना जिसको बोलते हैं, मर्द वाले जो गुण होते हैं वो उसके अंदर होने चाहिए। अग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर occupied center stage in the public sphere, leaving everything behind। तो एक जो अग्रेसिव आक्रामक जो युद्ध का प्रोपेगेंडा था वो, और दूसरा एक जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी नेशनल, ठीक है, जो प्रतिष्ठा थी, ऑनर था, उन्होंने सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया था। उनके सामने किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं आंका जाता था, इनका ही महत्व जो था वो बढ़ गया था। उसके बाद में है कि पॉलिटिकल आइडियाज़ के क्या फ़र्क हुए, पॉलिटिकली उसके अंदर क्या चेंजेस आए। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन सोवियट्स ऑफ द वर्कर और सेलर्स वर एस्टेब्लिश्ड इन मैनी सिटीज ऑफ जर्मनी। अब रशिया की जो रूस की जो क्रांति हुई थी उससे लोगों ने जो है वो इंस्पिरेशन लिया, उससे वो प्रभावित हुए, और जर्मनी के अंदर भी जो वर्कर्स हैं उनकी सोवियट्स बननी शुरू होगी, मजदूरों की और कामगारों की जो सोवियट्स गुट बनने शुरू हो गए। सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स ट्राई टू चेंज द पॉलिटिकल सेटअप इन वाइमर रिपब्लिक। और जो सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेटिक्स जो थे और कैथोलिक्स ने वाइमर रिपब्लिक के अंदर जो थोड़ा सा पॉलिटिकल सेटअप था उसको चेंज करने की कोशिश की। ठीक है, स्पेरिस्ट जो थे उन्होंने फाउंड की थी कम्युनिस्ट पार्टी इन द जर्मनी। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हैंसफोर्थ बिकम द इनरिकॉग्निजेबल एनिमीज एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर। तो अब जो थे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो थे वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। इनरिकॉग्नाइजेबल मतलब सामने नहीं आते थे पर दुश्मनी उनकी थी, और वो इकट्ठे होकर कभी भी हिटलर के खिलाफ जो है वो कोई क्रांति नहीं कर पाए, कोई काम नहीं कर पाए। बोथ द रिवोल्यूशनरीज एंड द मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर द रेडिकल सॉल्यूशंस। और सब सारे जो क्रांतिकारी थे या जो मिलिटेंट्स थे, नागरिक जो थे, वो सब रेडिकल्स के जो सॉल्यूशंस थे उनके ऊपर ध्यान देने लगे, क्रेव करने लगे। ठीक है,
अब पॉलिटिकल के बाद में आता है इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जर्मनी जो है उसको ही अपराधी माना गया था और उसके ऊपर जुर्माना जो है वो लगा दिया गया था, और उसको क्या करना पड़ रहा था, उसको लोन, पहले तो उसने विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो लोन लेके लड़ा था, दूसरा वो हारने के बाद में उसको कंपनसेशन रिपेयरेशन भी देनी पड़ रही है सोने की तरह। तो ऐसे जो था उसका बर्डन जो है, उसका भार जो है वो डबल हो गया, और उसके सोने की जो खाने थी या जो भंडार थे वो जल्दी जल्दी डिप्लीट होने लगे, खत्म होने लगे। 1923 में जर्मनी ने क्या बोला, रिफ्यूज कर दिया कि हम कोई भी जो रिपेयरेशंस है वो नहीं देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कहने के बाद में जर्मन की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो करेंसी है, पेपर करेंसी जो है, जिनको मार्क बोला जाता है शायद, आई थिंक सो, मार्क जो है वो प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रिंट कर लिया, और उसकी वैल्यू 1923 में $1 बिकम्स इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 100 मिलियन मार्क। और जब बहुत ज़्यादा करेंसी हम छाप लेते हैं ना, अब हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट के पास तो पैसे छापने की मशीन है, तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता कि भारत एक गरीब देश है, पैसे छाप के गरीबों को दे दे। ऐसा सरकार क्यों नहीं करती है? वो इसलिए नहीं करती है कि जितने ज़्यादा पैसे छपेंगे ना भारत के अंदर, उतनी ही भारत का जो रुपये है, भारत का जो रुपया है ₹1 में, वो डॉलर के मुकाबले गिरता जाएगा। आज भी $1 में कम से कम 70 से लेकर हमारे 73 रुपये, 70 to 73 रुपीज़ जो है वो आते हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे बढ़ता घटता रहता है। अगर ज़्यादा नोट छाप लेंगे तो हो सकता है $1 में 100 रुपये आ जाए, $1 में 500 रुपये आ जाए। तो कहाँ अमेरिका का $1, कहाँ उनको यहाँ पे जो हमारी चीज़ 70 रुपये में हमें या 75 रुपये में जो चीज़ मिलती है, अमेरिका में वो $1 में मिलती है। ठीक है, सो वो अब उन्होंने बहुत ज़्यादा जो नोट है वो छापने लगे, तो उनकी जो करेंसी थी मार्क, वो 1923 में $1 में कितने मार्क आ गए, 100 मिलियन, 100 मिलियन आ गए, 1 खरब जिसको बोल सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा। एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स, तो वैल्यू जो थी वो मार्क्स की कोलैप्स हो चुकी थी, कम हो चुकी थी। प्राइजेस जो है वो सोड हो गए, अब प्राइजेस जो है वो बढ़ने शुरू हो गए। दिस क्राइसिस कम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेटेशन, इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेटेशन, यानी कि अति मुद्रास्फीति जिसको कहा जाता है। ये कौन सी सिचुएशन होती है, जब प्राइजेस जो है वो फिनोमिनली हाई हो जाते हैं, एकदम से जब प्राइजेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज, दैट सिचुएशन इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेटेशन। ठीक है, इवेंचुअली द अमेरिकन्स इन्वेंटेड एंड बेल्ड जर्मनी आउट टू द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग डाउज प्लान। अब अमेरिका को जर्मनी पे थोड़ी सी दया आई और उसने सोचा कि क्यों ना जर्मनी की कुछ मदद कर दी जाए, तो उसने जो डाउज प्लान है वो बनाया। अब डाउज प्लान के अंदर क्या हुआ कि जो जुर्माना उसको लग रहा था, ठीक है, उसकी शर्तें जो थी वो दोबारा से देखी जाएंगी, दोबारा से उनको जो है वो देख के और उसको इधर उधर थोड़ा बहुत किया जाएगा। इकोनॉमिक रिकवरी इन जर्मनी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द लोन टेकन फ्रॉम द अमेरिका। और अब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी जर्मनी की, वो जो अमेरिका लोन दे रहा था उस पर डिपेंड कर रही थी। और अब ये हो गया कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, या हम ये कह सकते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। तो क्या हुआ कि जो अमेरिका था ना, उसके शेयर मार्केट, जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं, 1929 के अंदर बिल्कुल विदड्रॉ हो गए, बिल्कुल गिर गए। तो जर्मनी अब अमेरिका को भी लेके डूब गया। और अब इसके कारण क्या हुआ, जो अमेरिका से उसको लोन मिलता था वो लोन मिलना रातों रात बंद हो गया। यानी कि जर्मनी खुद तो डूब ही रहा था, अब अमेरिका को भी साथ में लेके डूब गया। तभी बोला कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। ठीक है, सो आसमान से वो है वो गिरे और खजूर पे अटक गई जर्मनी। अब गिरने के चांसेस फिर भी, चोट तो फिर भी लगेगी। ठीक है, तो द जर्मन इकोनॉमी वाज वर्स्ट हिट बाय दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। 1929 से लेकर 1932 का जर्मनी के जो आर्थिक हालात थे वो बद से बदतर थे। देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी थी, क्रिमिनल एक्टिविटीज, अब लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को तूने कुछ चाहिए, पहनने को चाहिए, रहने को चाहिए, तो लूटमार, डकैती, ऐसी चीजें जो है वो बढ़ने लग गई। ठीक है, अब उसके अलावा पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फ्रॉम विच सीम टू बी ऑफर नो सोल्यूशन। अब लोगों ने बनाई थी वाइमर रिपब्लिक, जो थी एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब वो उनको कोई सोल्यूशन ही नहीं दे रही थी कि आप कैसे इन चीज़ों से निकल सकते हो, तो लोगों का उस पे से विश्वास उठना।
शुरू हो गया, ठीक है। एंड देयर वाज ए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड लीडरशिप वैक्यूम इन द इंटायर कंट्री। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है राजनीतिक अस्थिरता, कुछ स्थिर था ही नहीं, कुछ कांस्टेंट था ही नहीं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ठीक है। और लीडरशिप वैक्यूम यानी कि नेतृत्वहीनता, कोई नेतृत्व करने वाला ही नहीं था, कोई लीडर उनको गाइड करने वाला ही नहीं था, कोई अच्छा नेता ही उनको नहीं मिला था। तो जर्मनी तो भाई बिल्कुल डूब चुकी थी, उनकी सबसे बड़ी गलती थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करना, और उसका दोषी भी उसी को मान लिया गया, और उसके बाद में उनकी हालत जो है वो लगातार खराब होती गई। अब हम कर लेते हैं अपनी वर्कशीट के क्वेश्चंस को। तो टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देख लेते हैं 1 बाय 1 इनके सॉल्यूशंस को, एंड देन वर्कशीट को पूरा कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन की बात अगर हम करें, सो व्हाट वर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी। जर्मनी के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या हुए। द वॉर हैड डिस्ट्रॉयड जर्मनीज इकोनॉमी, उसने पूरी तरह से जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी उसको तहस नहस कर दिया था। हाइपर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द वाइमर जर्मनी वर स्ट्रैगरिंग, मतलब जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे। अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साई जर्मनी हैज़ रिक्वायर्ड टू मेक मॉनेटरी पेमेंट्स टू द अलायंस कॉल्ड रिप्रिएशंस, उनको बोलते हैं। हैवी रिप्रिएशंस कंबाइंड विद द डिवास्टेड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू आउट जर्मनी एंड पॉलिटिकल टेंशन अंडर द वाइमर रिपब्लिक लेड टू द इकोनॉमिक डिप्रेशन। और उसके कारण जो वो उनको हर्जाना देना पड़ता था, जुर्माना जो देना पड़ता था, उसके कारण वो पॉलिटिकल डिप्रेशन के अंदर चली गई थी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, What were the challenges in front of Weimar Republic? Weimar Republic had to sign the humiliating Treaty of Versailles. Versailles की जो humiliating अपमानजनक जो संधि थी उसको साइन करना पड़ा था। दिस रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वार गिल्ट एंड वाज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय द बीइंग फोर्स टू पे कंपनसेशन। मतलब जो वाइमर रिपब्लिक बनी थी ना, तब उसको क्या कौन सी चुनौतियों का चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो राजा ने तो पद छोड़ दिया था, अब जो हर्जाना देना है वो पूरा का पूरा जर्मनी के ऊपर दोष डाल दिया गया, तो वो सब कुछ बर्डन जो भार जो था वो जर्मनी के ऊपर ही आ गया था। हाइपर इन्फ्लेशन मेड द जर्मन मार्क वैल्यू लेस एंड कॉज द इमेंस हार्डशिप फॉर द कॉमन मैन। और जर्मन के जो मार्क्स थे, मार्क यानी कि जो सत्ता के अंदर जो लोग थे या नेता वगैरह जो थे, उसको तो वैल्यूलेस ही कर दिया, उसकी वैल्यू ही नहीं रही, कुछ उन्होंने डिसीजन ही नहीं लिया। सो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये था। तीसरे की बात करते हैं, तो व्हाट वर द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियाज इन जर्मनी आफ्टर द वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण पहली बात तो लोगों को इंस्पिरेशन मिल गया था रशियन रिवॉल्यूशन से। आफ्टर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन, सोवियत वर्कर्स एंड आएगा एंड सेलर्स, बेटा सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स कर लो, ठीक है, एंड सेलर्स, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड इन मैनी सिटीज ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के कुछ सिटीज़ के अंदर जो गुट है वो बनने शुरू हो गए थे, जिससे मतलब अलग अलग राजनीति लोग करने लगे थे। उसके अलावा सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और कैथोलिक्स जो थे वो पॉलिटिकल सेटअप जो था वाइमर रिपब्लिक को, उसको भी बदलना चाहते थे, तो उसके अंदर भी कुछ जो बदलाव देखने को मिले थे, ठीक है। उसके बाद में है विच टाइप ऑफ सोशल आइडियाज वर गिवन इंपॉर्टेंस इन जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी में कैसे जो सामाजिक सोशल आइडियाज थे उनको इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सोल्जर्स वर गिवन मोर इंपॉर्टेंस, सोल्जर्स को ज़्यादा महत्वता दी जाने लगी, सिपाहियों को, फौजियों को, देन सिविलियंस। अग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड द सेंटर स्टेज इन द पब्लिक अफेयर। और जो नेशनल ऑनर था, जो राष्ट्रीय सम्मान था, और जो एग्रेसिव वार, आक्रामक जो युद्ध का जो प्रोपेगेंडा था, उन्होंने बाकी चीज़ों से ज़्यादा ऊपर जो इंपॉर्टेंस जो है वो हासिल कर ली थी, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5 एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन। देखिए, व्हाट शुड बी द इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस क्या होगी इफ ए गवर्नमेंट विदाउट एन कंट्रोल प्रिंट्स लैक्स ऑफ रुपीज एवरी ईयर। अगर कोई गवर्नमेंट लाखों में रुपए हर साल छापती है तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। पहली बात तो वो हाइपर इन्फ्लेटेशन में रिजल्ट हो जाएगी, यानी कि अति मुद्रास्फीति जो है वो हो जाएगी। इट इज ए सिचुएशन व्हेन देयर इज ए हाई प्राइस राइज, और हाई प्राइस राइज हो जाएगा। और हाइपर जो फ्लैट इन्फ्लेटेशन होती है उसके कारण क्या क्या रिजल्ट जो देखने को मिलते हैं वो है प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज। जो प्राइजेस हैं गुड्स और सर्विसेज के, चीज़ों के दाम
काम बढ़ जाएंगे। द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लोज डाउन, जो इकोनॉमिक पेस है, जो गति है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो धीरे हो जाएगी। उसके बाद में द करेंसी प्राइसेस ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री फॉल अगेंस्ट द डॉलर, और डॉलर के मुकाबले उस देश की जो मुद्रा है उसकी कीमत जो है वो गिर जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंप्लीकेशंस थे अगर एक्सेस में जो नोट्स हैं वो छापे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड 3। सो ये है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद में आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। जल्दी से इसको पूरा कर लीजिए और जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाइए, शेयर भी कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते